हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल यूपीएससी मेंटरशिप। और जैसा कि आप सब लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियोस को देखते आ रहे हैं और आप हमारे इस मेंटरशिप प्रोग्राम को सक्सेस बना रहे हैं। और आज हमारे साथ अंबिका जुड़ी हुई है। और अंबिका, आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करें और बताएं आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं। Hello everyone, I am Ambika Bharati Kshatriya. I belong to Odisha and I am preparing for UPSC CSC exam. I have given my first attempt in 2020 and 2021 will be my second attempt. तो अंबिका, जैसे आपने बताया कि आपका ये सेकंड अटेम्प्ट रहेगा 2021 वाला, तो जी आप सर। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। जब आपने फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था, उस एक्सपीरियंस के बारे में हम लोगों से के साथ शेयर करें। सर, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मैं यही कहूँगी दैट मेरा प्रिपरेशन ठीक नहीं था, स्ट्रेटेजी ठीक नहीं थी एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट आई कुडंट मेक इट। और हाँ सर, तब से तो कोशिश यही रहती है कि आई वुड स्ट्रेटेजाइज एवरीथिंग एंड सिलेबस कंप्लीट करूँ। सबसे पहले तो वो रहता है, अच्छा, क्योंकि जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं रहती तब तक हमें लाइक वी कैन नॉट डू इट। देखिए, सिलेबस का आपने एक अच्छा पॉइंट तो उठाया है, लेकिन ये बात ध्यान रखें, कभी भी कोई भी जो एस्पिरेंट्स है फुल सिलेबस को कवर नहीं कर पाता है ना। तो मतलब ये जरूरी है कि हम जो मेन टॉपिक्स हैं, सिलेबस को पहले हम थोरोली रिवाइज कर लें, एक बार पढ़ लें अच्छे से। और जब भी हम कुछ भी पढ़ रहे हो, तो अगर हमने सिलेबस हमारे सामने रख रखा है, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू अस कि क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ना? तो जब भी आप यस सर, पढ़ें, डेफिनेटली। हाँ, जब भी आप पढ़े तो आप सिलेबस को सामने रखें और सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि सिलेबस ऐसा कभी नहीं हो पाता है कि हम फुल 100% सिलेबस को कवर कर पाए यूपीएससी के लिए, है ना। आप अपने पहले क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं इसी के साथ, जो आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आपकी या कोई क्वेरी है। सर, मेरा पहला प्रॉब्लम तो यह है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ। जैसे 1 वीक 2 वीक हो जाता है, फिर ब्रेक हो जाता है बीच में, तो वही ब्रेक जो है इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन माय प्रिपरेशन। ओके, देखिए, इसके कई कारण हैं। देखिए, मोटिवेशन भी कम होना, कॉन्फिडेंस लूज होना, ये भी एक कारण हो सकते हैं, है ना। लेकिन आप क्या करो, अपने लॉन्ग टर्म गोल्स मत बनाओ। जैसे हम लॉन्ग टर्म गोल सेट कर लेते हैं कि हमको पूरा सिलेबस 10 मंथ्स में कवर करना है या 8 मंथ्स में कवर करना है, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। तो आप जो प्रिपरेशन है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे अगर आप प्लान कर रहे हो, तो आप अपनी 4 डे की स्ट्रेटेजी एक बनाएं कि 4 दिन मुझे ये चीज करनी है ना। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल बना लोगे, तो फिर बहुत ज्यादा आप भी अनकंफर्टेबल रहोगे और लॉन्ग टर्म गोल्स में आपको भी अनइजी रहेगा। तो ये एक आपका जो बोल रहे हैं कंसिस्टेंट ना रहने का कारण एक ये भी हो सकता है कि हम छोटे छोटे गोल्स बनाए, ना कि एक लॉन्ग टर्म गोल बनाए। सर, सेकंड प्रॉब्लम तो ये होता है कि जैसे मुझे पता नहीं चलता है कि विच सब्जेक्ट आई शुड डिवोट हाउ मच टाइम। ओके, ओके। तो कभी ऐसे होता है कि एक सब्जेक्ट को मैं 1 वीक्स 2 वीक्स कर लेती हूँ, कंप्लीट नहीं होता है वो, और फिर बाकी सब्जेक्ट छूट जाते हैं उस दौरान। ओके, इसके लिए देखो, मैं आपको ये गाइड करूंगा कि पहले ये डिपेंड करता है कि जब आप शुरुआत में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा मैं इसको शुरुआत से स्टार्ट करता हूँ। मतलब बेसिक लेवल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम जब बिगिनर होते हैं, तो हमारा एनसीईआरटी सबसे पहले फिनिश होना जरूरी है ना। 2 से 3 मंथ्स में हमारा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। अगर आपने बाय चांस अगर एनसीईआरटी कवर नहीं भी किया है, तो आप एनसीईआरटी की समरीज देख सकते हैं, है ना। अब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एनसीईआरटी की समरी भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने एनसीईआरटी को थोरोली नहीं पढ़ा है, तो आप एनसीईआरटी की समरी भी देख सकते हैं। तो वहां से आपका बेसिक क्लियर हो गया, है ना। हम अब वापस क्वेश्चन पे आते हैं। जब आपको ये प्रॉब्लम आता है कि आप एक हफ्ते पढ़ते हो, 2 हफ्ते पढ़ते हो, और फिर आपको प्रॉब्लम आने लगता है, वो कंप्लीट नहीं हो पाते, तो इसके लिए मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप 2 सब्जेक्ट्स को साथ में लेकर चले। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक वीक में ले रहे हैं, दूसरे वीक में दूसरा सब्जेक्ट ले लें। तो जब आप स्टार्ट करो, तो आप 2 सब्जेक्ट्स के साथ स्टार्ट करो। जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी को आप साथ में ले सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी आपस में कनेक्टेड है। तो ऐसे आप 2 सब्जेक्ट्स को लो और साथ में आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करते रहो। तो आपकी ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जब तक ये दोनों सब्जेक्ट्स मेरे कवर नहीं होते हैं, तब तक मैं दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच नहीं करूंगी, है ना। तो इस तरीके से आप गोल बनाओ अपना। ऐसा नहीं कि आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को एक साथ प्रिपेयर करने की कोशिश करो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
गो फॉर 2 सब्जेक्ट्स जो आपस में कनेक्टेड है, और फिर करंट अफेयर्स को आप डेली बेसिस पे प्रिपेयर करो, और जैसे ही वो एक सब्जेक्ट खत्म होता है दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच करो, तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा सिलेबस को फिनिश करना। सिलेबस को सब्जेक्ट वाइज भी आप फिर खत्म कर पाओगे, फिनिश कर पाओगे। ओके सर। सर फिर आंसर राइटिंग में भी प्रॉब्लम आती है। आंसर राइटिंग में भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, आंसर राइटिंग के लिए आप पहले मुझे आपके बारे में ये बताएं कि आपने एनसीईआरटी पढ़ा है या आपने कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रखा है क्या, थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करें आप। यस सर, एनसीईआरटी पढ़ रखी है मैंने, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की। ठीक। एनसीईआरटीज ऑलरेडी पढ़ रखी है। देन स्टैंडर्ड बुक्स भी मैंने पढ़ा है, जैसे हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम हो गया, जी पॉलिटी का जो लक्ष्मीकांत हो गया, तो जी। स्टैंडर्ड बुक सब वही पढ़े हैं। सर प्रॉब्लम ये होता है कि रिवीजन नहीं हो पाती मेरी। देखो, रिवीजन का आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। रिवीजन आपका तभी पॉसिबल है जब आपने नोट्स अच्छी तरीके से बना रखे हैं। और आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को बताना भी चाहता हूँ कि नोट्स, सब लोग क्या है कि एक सेट्स ऑफ नोट्स ही बनाते हैं। जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हमारे 3 सेट्स ऑफ नोट्स बनते हैं, और हमको 3 सेट्स ऑफ नोट्स बनाना चाहिए। 3 सेट्स ऑफ नोट्स कैसे? जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, जैसे आपने किसी भी बुक को थरोली रीड कर लिया है, 2-3 बार आपने पढ़ लिया है ना? तो पहले सेट्स ऑफ नोट्स आपका तब तैयार होना चाहिए जब आपने किसी भी सब्जेक्ट को 2-3 बार अच्छे से पढ़ लिया और रिवाइज कर लिया है। ठीक। और दूसरे सेट्स ऑफ नोट्स आपके प्रीलिम्स के पहले बनते हैं, है ना? प्रीलिम्स के पहले कब? जैसे आप दिसंबर जनवरी वाले मंथ में हैं, अगर आपका एग्जाम जून मंथ में है जैसे इस बार है, तो आप दिसंबर जनवरी मंथ से दोबारा नोट्स बनाना स्टार्ट करो। दोबारा नोट्स हमको ऐसे नहीं कि अलग से नोट्स दोबारा प्रिपेयर करने, जो नोट्स आपने बनाए हैं ना उनको ही शूट करने की कोशिश करो। जैसे सपोज आपने 100 पेजेस के मॉडर्न हिस्ट्री पे नोट्स बनाए हैं, तो आप सेकंड टाइम ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा कि 50 पेजेस पे आप आ जाओगे, क्योंकि आप खुद ही समझ जाओगे, आप जब सिलेबस को सामने रखोगे कि मुझे ये चीज एलिमिनेट करनी है, ये तो मैंने स्टोरी लिख रखी है, या ये तो मैं इजीली याद रख पाऊंगी, है ना? तो इस तरीके से आप जब सेकंड नोट सेट्स ऑफ नोट्स बनाओ, तो वो प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड दोनों होना चाहिए। कभी भी आप जो नोट्स बना रहे हो वो प्रीलिम्स के अलग और मेंस के अलग ऐसे नहीं बनाना है। हमको जो नोट्स बनाने हैं वो साथ में बनाने हैं, बट आप वहां पर मार्क मार्क कर लो या फिर वहां राइट डाउन कर लो कि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड सेट्स ऑफ नोट्स आपके प्रीलिम्स के पहले प्रिपेयर होने चाहिए। अब मैं जो अगली बात आपसे बोलूंगा, वो हो सकता है आपने वो किसी ने आपको अभी तक नहीं बताया हो। थर्ड सेट्स ऑफ नोट्स जो बनते हैं ना, वो प्रीलिम्स के बाद बनते हैं। अब आपके मतलब ये क्वेश्चन आना चाहिए आपको कि सर तब तो इतना टाइम ही नहीं रहता है, तो मैं थर्ड सेट्स ऑफ नोट्स तब कैसे बना पाऊंगी, है ना? तो थर्ड सेट्स ऑफ नोट्स जब बना रहे हो ना, तो थर्ड सेट्स ऑफ नोट्स आपके कीवर्ड्स ओरिएंटेड होना चाहिए, यहाँ पे मेन कीवर्ड्स आपके लिखे हुए हो, है ना? अगर इस तरीके से आप नोट्स बनाते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें याद रहती है, और लास्ट टाइम पे जब एग्जाम से आपका मेंस एग्जाम है, तो आप इजीली उन कीवर्ड्स को देखकर अपने आंसर राइटिंग में भी उन कीवर्ड्स का हेल्प ले सकते हो, है ना? तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि नोट्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी आप आंसर प्रैक्टिस करते हो या जब भी आप नोट्स बनाते हो, फ्लो चार्ट्स का हेल्प लो, टेबल्स का हेल्प लो, है ना? इस तरीके से आप चीजों को और इजी कर सकते हो। तो अगर आप नोट्स अगर नहीं बना रहे हो, प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे हो, तो जैसा मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताई है कि 3 सेट्स ऑफ नोट्स आप बनाओ, ताकि वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करे और मेंस में भी हेल्प सर फिर ऑप्शनल के लिए करे। सर ऑप्शनल के लिए टाइम नहीं हो पाता है, जैसे जीएस और करंट अफेयर्स करने में मेरा पूरा दिन चला जाता है, फिर न्यूज़पेपर भी रहता है उसके ऊपर से। तो ऑप्शनल के लिए जब रात को टाइम निकालती हूँ तो बहुत थक गई रहती हूँ, तो ऑप्शनल नहीं हो पाता है। देखो, मैं इसके लिए एक बहुत अच्छी एडवाइस करूंगा। आपने ये एडवाइस हो सकता है बहुत लोगों से सुनी भी हो, लेकिन आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। आपको क्या करना है कि रिसोर्सेज पे कम रिलाय करना है, मतलब आपके जो रिसोर्सेज होने चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, और मैक्सिमम आपका रिवीजन होना चाहिए, है ना? जी, मतलब जो सोर्सेस आप यूज कर रहे हो वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर हम करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, तो द हिंदू न्यूज़पेपर हम फॉलो कर सकते हैं, पीआईबी हम फॉलो कर सकते हैं, द बिग पिक्चर को देख सकते हैं, योजना मैगजीन देख सकते हैं, है ना? और इंडिया ईयर बुक आती है हर ईयर में एक बार मार्च में, तो वो आप देख सकते हो। अब ये सोर्सेस इतने सारे हो गए, लेकिन बहुत सारे सोर्सेस ऐसे भी होते हैं जो चीज आपने पढ़ रखी है वो दोबारा रिपीट हो रही है, तो लिमिट कर रहे हो आप सोर्सेज की। जैसे कि अगर हम बात करें करंट अफेयर्स के लिए, द हिंदू न्यूज़पेपर फॉलो करो, योजना मैगजीन मंथली मैगजीन आती है, आप उसको फॉलो करो। तो मतलब अगर ये दो दो सोर्सेज पे आप रिलाय कर रहे हो तो आपका काम हो जाएगा।
है ना। ऐसे नहीं कि हमको करंट अफेयर्स को ज्यादा टाइम देना है, ये किसी भी सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना है। अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो ऐसे टाइम लिमिट करो कि 3 आवर्स मुझे इस पर्टिकुलर टॉपिक को फिनिश करना है, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को फिनिश करना है। एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, करंट अफेयर्स को कितना टाइम देना है, तो ऑटोमेटिकली आप फिर अपने ऑप्शनल के लिए भी टाइम निकाल पाओगे। तो वो टोटल आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं कि क्या होता है ना, कभी कभी ये भी होता है कि अगर हमको कोई सब्जेक्ट अच्छा लग रहा है तो हम उसको ज्यादा पढ़ने बैठ जाते हैं, तो ये चीज नहीं करनी है। ओके सर। सर और जैसे अनुज सर का एक सीरीज था वो एमसीक्यू बैटल, तो जी वो मैंने किया था ऑल 7 डेज जितना दिन वो जी सीरीज चली थी। तो जी उसमें से पता चला कि जैसे मेरा कॉन्सेप्ट जो है जी मॉडर्न हिस्ट्री का बता रही हूँ, वो क्लियर है क्योंकि मेरे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ठीक हो जाते थे जी सारे। जी। लेकिन जब जब फैक्चुअल की बात आती थी तब मेरा एक बीट सही नहीं होता था। देखिए क्या होता है ना अंबिका, जब हम फैक्चुअल क्वेश्चंस की बात करते हैं, एक्चुअली फैक्चुअल चीज हमको मतलब रिमेंबर भी कम रहती है, हम अपनी नॉलेज को रिटेन भी नहीं कर पाते हैं। तो जब जब आप, ऐसा नहीं है अगर आप एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो कुछ चीज आप भूलोगे भी, है ना। एमसीक्यूज वगैरह हम क्यों सॉल्व करते हैं, ताकि हम अपनी नॉलेज को रिटेन कर पाए, हम याद रख पाए कि हमने क्या पढ़ा है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो ये आती है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे एक एमसीक्यू टेस्ट रोज दोगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके लिए आप ऐसे कर सकते हो कि एनसीईआरटी की समरी वाले लेक्चर्स आप देख सकते हो, है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने बताया कि एनसीईआरटी की समरी प्रोवाइड करते हैं, तो एनसीईआरटी की समरी में आपके जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उनको भी आप कवर अप कर पाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दोगे ना आप, तो ये वाली प्रॉब्लम आपकी चली जाएगी, है ना। ओके सर, डन। आपके सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि क्लियर हो यस चुके सर। हैं। ठीक है अंबिका, यस सर। आपके साथ जुड़ने से बहुत अच्छा लगा, और मुझे आशा करता हूं कि और भी एस्पिरेंट्स की क्वेश्चंस, आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं, अगर उनको भी सेम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उनके भी क्वेश्चंस हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कवर अप कर पाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, सेम टू यू।